युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, युद्ध वाले दिन तो बस प्रमाण दिया जाता है। हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ हम सभी के अपने चैनल आरकेसी ईडू हब पे। और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए ये बेहद 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 खास सेशन साइंस 360 डिग्री सीरीज, जो आपको मदद करेगा आपके एग्जाम रूपी रणभूमि में। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 72nd बीपीएससी, 73rd बीपीएससी, बीपीएससी टीआरई, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में आपको अच्छे से पता है कि किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है, किस तरीके से क्लास 11th 12th एनसीईआरटी पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, कैसे कॉन्सेप्ट्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज का सेशन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस सेशन में क्या खास होगा, ये हम लोगों के बाकी सेशन से कैसे अलग होगा, सारी बातें बताएंगे, ठीक है। बट सेशन में जुड़ने से पहले जो भी लोग सेशन में आए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इस क्लास को स्टेटस के तौर पे आप जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, चाहे फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, वहां पर इसको स्टेटस के तौर पर लगा दीजिए ताकि हम लोगों तक पहुंच सके। राइट, चलिए तो आज के सेशन में, आज का एक सेशन नहीं, इसके काफी सारे सेशंस होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है क्लास 12th एनसीईआरटी। नॉर्मली आपको YouTube पर भी बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पर 6 to 10th की एनसीईआरटी मिल जाती है। आप खुद भी कई बार उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, 10th तक तो भाई एनसीईआरटी सभी ने पढ़ी होती है, 10th तक साइंस सभी ने पढ़ी होती है। भले आपका बेस कमजोर है, वो एक दूसरी बात है, लेकिन 11th 12th की एनसीईआरटी पर जिस तरीके से सारे एग्जाम्स जा रहे हैं, 11th 12th की एनसीईआरटी वही पढ़ सकता है जिसने अपने +2 में जो साइंस का स्टूडेंट रहा है। जो साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा है उसके लिए अत्यंत मुश्किल है। इनफैक्ट जो साइंस का स्टूडेंट रह भी चुका है उसके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना, चीजों को देखना, मैनेज करना। इसीलिए मैंने 12th की एनसीईआरटी चुनी, क्योंकि वो आमतौर पर सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स पूरी 12th की एनसीईआरटी एक क्लास में कंप्लीट करना, क्योंकि 12th की एनसीईआरटी में आपको 3 अलग अलग किताबें हैं, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग। तो एक सेशन के अंदर हम लोग तीनों तो नहीं देख सकते, तो क्या लगेंगे, इनमें काफी सारे सेशंस लगेंगे। एक सेशन में ही 12th की एनसीईआरटी को देखने के लिए हम लोगों को एक नहीं काफी सारे सेशंस लगेंगे, ठीक है। हर सेशन में आपके लिए हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पकड़ेंगे, ठीक है। एक टॉपिक फिजिक्स का, एक टॉपिक केमिस्ट्री का, एक टॉपिक बायोलॉजी का, ठीक है। जैसे 12th एनसीईआरटी की आज पहली क्लास है, तो आज हम लोग 3 अलग अलग टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है। एक टॉपिक फिजिक्स का, एक टॉपिक केमिस्ट्री का, एक टॉपिक बायोलॉजी का। ऐसे ही दूसरी क्लास में एक एक टॉपिक तीनों का देखेंगे, ताकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आप समझ सके, ठीक है। इन टॉपिक्स के आप सिर्फ एमसीक्यूज नहीं करेंगे, एमसीक्यूज करने से पहले आप उसकी थ्योरी समझेंगे मेरे से, उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, और उसके बाद उससे संबंधित आप एमसीक्यूज करेंगे। ठीक, बात समझ में आई है सभी के? तो हम लोग क्या करेंगे, हर सेशन में अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टॉपिक्स रखेंगे, ठीक है। अब हमको ये बताइए कि आज के सेशन में तो एक टॉपिक फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, एक टॉपिक बायोलॉजी का है। आप शुरुआत किससे करना चाहेंगे? आप शुरुआत किससे करना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि आज हम कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी लेकर आए हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं, नए सारे चैलेंजेस भी होंगे आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं किससे? शुरू करते हैं क्लास 12th एनसीईआरटी से, ठीक है। और क्लास 12th एनसीईआरटी के फिजिक्स से शुरू कर रहे हैं, उसका जिसको आपका सबसे ज्यादा आपको डर रहता है, ठीक है। तो हम शुरू किससे कर रहे हैं? हम शुरू कर रहे हैं आपकी क्लास 12 की एनसीईआरटी से। और क्लास 12 की एनसीईआरटी किससे शुरू कर रहे हैं? क्लास 12 की एनसीईआरटी हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स से। क्लास 12 की एनसीईआरटी फिजिक्स में एक चैप्टर है आपका, एक चैप्टर है, और चैप्टर क्या है? एक चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग एक इसमें अलग से पूरा का पूरा चैप्टर है। अगर आप क्लास 12 की एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट निकाल कर देखिएगा तो उसमें एक अलग सा चैप्टर है, एटम्स एक अलग चैप्टर है, न्यूक्लियाई एक अलग चैप्टर है, सेमीकंडक्टर एक अलग चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी के अलग चैप्टर है, मैग्नेटिज्म के अलग चैप्टर है। एक चैप्टर में आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या है, चैप्टर है, ठीक है। चलिए तो थोड़ी सी इन पर बातें करते हैं, और आप इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे क्वेश्चन के साथ। जब हम बात करते हैं आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की, तो क्या लगता है इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, इसका सोर्स क्या होता है? आपको हम बताना चाहेंगे, इनका सोर्स होता है एक चार्ज। हम अगर क्यू लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन सब की जो उत्पत्ति है एक चार्ज से हो रही है, एक आवेश से हो रही है, ठीक है।
इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? एक चार्ज से हो रही है, एक आवेश से हो रही है। जब आप एक चार्ज को एक्सेलरेट कर देते हैं, जब आप एक चार्ज को त्वरण में लेकर आते हैं, तो उससे संबंधित आपको दो तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चार्ज जब रेस्ट में नहीं है, चार्ज जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक समान वेग से नहीं चल रहा, चार्ज जब एक्सेलरेशन में है, त्वरण में है, और त्वरण कब आता है? त्वरण तब आता है जब वेग यानी कि वेलोसिटी बदलती है। ठीक है, तो जब भी चार्ज को आप एक्सेलरेट करते हैं, त्वरण में लेकर आते हैं, तो उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक विद्युत का क्षेत्र बनता है और एक चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के दोनों बन जाते हैं। अगर हम इन दोनों के बीच के एंगल के बारे में बात करें, अगर हम इन दोनों के बीच के एंगल के बारे में बात करें, तो याद रखिएगा दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, वो एंगल कितने का बनता है? वो एंगल बनता है 90 डिग्री का। वो एंगल कितने का बनता है? वो एंगल बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, यानी यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों ही एक दूसरे के लंबवत है, और इनसे मिलने वाली जो तरंग है वो इन दोनों के किस डायरेक्शन में है? इन दोनों के भी लंबवत है। ठीक है, जो डायरेक्शन है वो किसके बीच है? दोनों के ही परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की, तो इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत है कि इनसे संबंधित एनर्जी भी होती है, इनसे संबंधित ऊर्जा भी होती है, और इनसे संबंधित जो होती है संवेग भी होता है, यानी कि इनसे संबंधित आपका मोमेंटम भी होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों का गुण दिखा रही है। इनसे संबंधित क्या है? एनर्जी भी है, ये एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये मोमेंटम भी क्या कर रहे होते हैं? ये मोमेंटम भी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। दोनों तरीकों को ये क्या कर रहे होते हैं? ट्रांसफर कर रहे होते हैं। क्या इनको ट्रैवल करने के लिए कोई माध्यम चाहिए? ठीक है, क्या इनको गमन करने के लिए कोई माध्यम चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये निर्वात में भी गमन कर सकते हैं, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इनको माध्यम चाहिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम, सब में कहते रहे भाई हम सब में सही है ना, हम कहीं पर भी गमन कर सकते हैं। इनकी स्पीड क्या होती है? इनकी स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट की स्पीड। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि मैम इतने से क्या सवाल बन सकता है। ठीक है, अभी हम कंप्लीट नहीं किए हैं, अभी हम बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है, पर ये आपके लिए पहला सवाल है। ठीक है, ये आपके लिए पहला सवाल है, और ये सवाल कहां पर दिया हुआ है? क्लास 12 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये वाला सवाल दिया हुआ है। ठीक है, जरा गौर से इस सवाल को देखिएगा। हमने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप क्लास, अभी 8 मिनट हुई है क्लास शुरू हुए, और 3 मिनट तो हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया, और 5 मिनट में अभी आपको जो हमने बात बताई है वो यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में लिखी हुई है। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ का है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत एक आवेश हो सकता है। क्या वो आवेश स्थिर वेग से गतिमान है? क्या वो वृत्ताकार कक्ष में गतिमान है? क्या वो स्थिर अवस्था में है, या विद्युत क्षेत्र में गिरता हुआ? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? जल्दी जल्दी बताइए। हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चार्ज से तभी उत्पन्न होती है जब आप उस चार्ज को त्वरण में लगाते हैं, एक्सेलरेशन में लगाते हैं। ठीक है, क्या कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन हो सकता है? एक समान वेग है तो त्वरण हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एक समान वेग है तो त्वरण क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, अगर रेस्ट में होगा तो, अगर रेस्ट में होगा तो एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं है, एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, वृत्ताकार पथ में गतिमान, बिल्कुल भी सही बात है, क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन में गतिमान होगा तो त्वरण केंद्र के तरफ लगता है, एक्सेलरेशन सेंटर के तरफ लगता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, यानी इसमें हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहा है, बिल्कुल गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन बदल रहा है, एक्सेलरेशन बदल रहा है। तो बी और डी क्या है? बी और डी करेक्ट है, ये रहा जवाब। बी और डी करेक्ट है, ये रहा आपके सामने जवाब। क्वेश्चन बेसिक था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बेसिक था, लेकिन आप इसको आंसर तभी कर पाते जब सही में आपने बेसिक्स को क्लियर किया है, बेसिक्स को समझा है, बेसिक्स को क्लियर किया है, समझा है, तभी आप इसको क्या कर पाते? तभी आप इसको आंसर कर पाते। ठीक है, चलिए अगली बात हम लोग क्या करेंगे? 1 मिनट रुक जाएंगे।
एक मिनट रुकेंगे, बस एक मिनट। 1 मोमेंट। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे और थोड़ा सा अपना माइंड को रिफ्रेश करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि ये वाला क्वेश्चन आपने बीपीएससी एईडीओ में देखा होगा। ये वाला सवाल जो हमने आपको अभी बताया, ये सवाल आपने बीपीएससी एईडीओ में जरूर देखा होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे कह रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगी। क्या ये बात सही है? क्या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। फिर कह रहा है कि इनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। ये एईडीओ में पूछा गया सवाल है जो कि कैंसिल हो गया था। कह रहा है ये विद्युत चुंबकीय तरंग, इनके पास एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होती है। अगर आपने क्लास को गौर से सुना होगा तो मैंने आपको खास तौर पर बताया कि ये इनके जो कण होते हैं ये अपने साथ एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर करते जाते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी में समरी में भी इस लाइन को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये सभी के सभी स्टेटमेंट्स क्या हैं, सभी के सभी कथन बिल्कुल सही है। जो भी लोग क्लास के स्टार्टिंग से जुड़े हैं, आपने देखा होगा कि हमने सारे पॉइंट्स की यहाँ पर क्या की है, चर्चा की है। एक बहुत अच्छा सवाल है ये वाला। निर्वात में गमन कर सकता है कविता, निर्वात में गमन कर सकता है, नॉन मैकेनिकल वेव है। लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, ये सवाल क्लास 12th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। आपसे कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही हैं विद्युत चुंबकीय तरंग में, तो बताइएगा दिशा क्या होती है। हमने आपको बताया कि दिशा जो है वो भी दोनों के लंबवत होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है ना। दोनों के दोनों सदिश राशियां हैं। दोनों के ऊपर हमने यहाँ पर एरो लगाया है, इसका ये मतलब है कि दोनों की दोनों क्या है, सदिश राशि है। दोनों की दोनों क्या है, दोनों की दोनों सदिश राशि है। ठीक है, इसका मतलब है इन दोनों के क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा हुआ है। दो चीजों के बीच में क्रॉस लगने का मतलब क्या है, इसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर के बीच में जब क्रॉस लगता है उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और ऐसे केस में जो दिशा होती है वो ई क्रॉस बी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ई क्रॉस बी लिख रहे होते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर इसको कहा जाता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉइंटिंग वेक्टर। ये शब्द लिखा है आपकी एनसीईआरटी में कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर विद्युत क्षेत्र है, वाई एक्सिस पर चुंबकीय क्षेत्र है, और जो दिशा है दोनों के परपेंडिकुलर है, दोनों के लंबवत है। इसको क्या नाम देते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक, चलें आगे। ओके, आगे चल सकते हैं, है ना। मजा आ रहा है क्लास में? ठीक है, ओके। अब जब हम सारी की सारी, अच्छा कितनी सारी विद्युत चुंबकीय तरंग है? क्या लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? क्या प्रकाश भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? क्या प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है? बिल्कुल है। जो भी आपको नई चीजें मिल रही हैं उन नई चीजों को नोट करते जाइए। ठीक है, जितनी भी नई चीजें आपको मिल रही हैं उन सारी नई चीजों को नोट करते जाइएगा। बहुत सारी नई नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, अब जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उन सबको आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले नाम आता है रेडियो वेव्स का, यानी रेडियो तरंगों का। फिर माइक्रोवेव्स का। ठीक है, रेडियो वेव्स कहां पर इस्तेमाल होगी? बात ही कह रहा है कि रेडियो में इस्तेमाल होगी, संचार में इस्तेमाल होगी। माइक्रोवेव खाना बनाने में इस्तेमाल होगा। अच्छा, क्या आप सबके घर में माइक्रोवेव है? अगर किसी के घर में माइक्रोवेव है तो आपने ये जरूर अनुभव किया होगा कि जिस खाने में ज्यादा पानी है वो खाना जल्दी गर्म होता है। अगर आप दो तरीके के खाने को गर्म कर रहे हैं, एक सूखा हुआ खाना और एक ऐसा खाना जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, तो वो पानी वाली चीज जल्दी गर्म होती है। क्यों? क्योंकि पानी पोलर मॉलिक्यूल है। पानी की बात जब हम करते हैं तो ये एक ध्रुवीय यौगिक है। ठीक है, प्लस और माइनस के क्या बने हुए हैं, पोल्स बने हुए हैं, ध्रुव बने हुए हैं। और ये माइक्रोवेव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इसकी विद्युत क्षेत्र है, वो प्लस और माइनस के बीच क्या होती रहती है, झूलती रहती है, जिसकी वजह से जिस खाने में पानी होता है वो क्या हो जाता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव। इसके बाद आती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कहते हैं हीट वेव।
है ना। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे सुना होगा, है ना, कि सन से आ रही पराबैंगनी विकिरण आती है, धरती पे जितने भी गैसेस होती हैं उनको पकड़ लेती है, उनको एस्केप नहीं करने देती। क्यों? क्योंकि वो इंफ्रारेड वेव होती है। इसी को हीट वेव कहा जाता है, इसी को हीट वेव कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जो भी गैसेस आपके वायुमंडल में है, ये बहुत जल्दी से इनको क्या कर लेती है, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, इनको अवशोषित कर लेती है। ठीक है, इंफ्रारेड के बाद आता है विजिबल यानी दृश्य, वो जिसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी अल्ट्रावायलेट, ठीक है, यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट। ठीक है, इसके बाद आता है एक्स रे और इसके बाद आता है गामा रे। एक्स रे, गामा रे, अगर आपसे हम पूछते हैं कि मेडिकल में किसका यूज है, ठीक है, अगर हम आपसे पूछते हैं कि मेडिसिन में किसका यूज है, यूवी रेस का इस्तेमाल है मेडिसिन में। बिल्कुल। क्या आपने ये सुना है कि चश्मे हटाने के लिए सर्जरी होती है? अगर किसी को मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष ताकि टाइप की समस्या है, तो क्या होता है, हटाने के लिए चश्मा हटाने के लिए जो सर्जरी होती है उसको लेजिक सर्जरी कहते हैं। ठीक है, लेजिक सर्जरी, अभी आपको हम बताएंगे उसके स्टेप्स। लेजिक सर्जरी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? अल्ट्रावायलेट इस्तेमाल किया जाता है, एक्सरे इस्तेमाल किया जाता है, आपके शरीर में हड्डी वगैरह टूटी है देखने के लिए कि नहीं। गामा किरणें कैंसर के इलाज में प्रयोग की जाती है ना। क्यों क्यों की जाती है? क्योंकि असल में होता क्या है, असल में होता यह है कि हम जैसे जैसे रेडियो वेव से गामा वेव की तरफ चल रहे होते हैं, जो हमारी तरंग दैर्घ्य है, जो वेवलेंथ है, वो कम होती जाती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट, जो अल्ट्रावायलेट है उसकी भी वेवलेंथ कम है, इसीलिए जिसकी वेवलेंथ, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम है, मतलब आप उसको एक छोटे छोटे बीम में आसानी से ला सकते हैं, तरंग दैर्घ्य कम होने के वजह से। ठीक है, तरंग दैर्घ्य कम होने की वजह से आप उसको छोटे बीम में ला सकते हैं, इसीलिए लेजिक सर्जरी में अल्ट्रावायलेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैंसर की कोशिका का विभेदन कर देता है गामा किरणें, क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम है, तरंग दैर्घ्य कम है, आसानी से घुस सकता है सेल के अंदर। ठीक है, तो वेवलेंथ अगर कम होगी तो जाहिर सी बात है जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, वो क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए, अगर आपने मेरी क्लास को ध्यान से सुना है। ठीक है, ये देखिए, ये है लेजिक सर्जरी। 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको इसका फुल फॉर्म बताती है, खोल के देखिएगा। लेजिक सर्जरी लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटोमाइल्यूसिस। ठीक है, लेजिक सर्जरी में क्या होता है कि जो भी लोग निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष से पीड़ित हैं, उनको चश्मा हटाने के लिए, है ना, परमानेंट चश्मा हटाने के लिए सर्जरी की जाती है। इसमें एक तरीके से जो कॉर्निया है, जो अपारदर्शी संरचना है जिससे लाइट आ रही है, हम कॉर्निया के स्ट्रक्चर से बदलाव कर रहे हैं ताकि सही से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो सके और जो किरण है वो रेटिना पर ही मिले आके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी आंखों में एनेस्थीसिया डालते हैं। ठीक है, टॉपिकल मतलब क्या डालते हैं, आंखों में एनेस्थीसिया डालते हैं, कॉर्निया को उठाते हैं, कॉर्निया को उठाने के बाद लेजर की मदद से कॉर्निया के शेप में परिवर्तन करते हैं, फ्लैप बंद कर देते हैं, फ्लैप यानी कॉर्निया को बंद कर देते हैं, और इस प्रकार से इसका क्या किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है। ठीक है, ये वाला सवाल देखिएगा, ये सवाल फिर से आपके बीपीएससी एईडीओ एग्जाम में क्या किया गया था, पूछा गया था। ठीक है, बीपीएससी एईडीओ में ये वाला सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, हमेशा ऐसे सवाल आपको परेशान कर सकते हैं, परेशान नहीं होना। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्रम लिखना है। ठीक है, सबसे पहले रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। ठीक है, हमको पता है हम इस क्रम में आते हैं तो वेवलेंथ कम होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बढ़ती चली जाती है। आपको लिखा है यहां पर आवृत्ति को बताना है घटते क्रम में, यहां पर आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को बताना है बड़े से छोटे में, फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, बड़े से छोटे में बताना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है, फ्रीक्वेंसी को बड़े से छोटे में यहां पर बताइएगा, यानी सबसे पहले क्या आएगा, अल्ट्रावायलेट आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका इंफ्रारेड। ठीक है, तो 3 के बाद 1 आएगा और उसके बाद आएगा आपका माइक्रोवेव, 312। ठीक है,
312। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले अल्ट्रावायलेट आएगा, फिर इंफ्रारेड आएगा और उसके बाद माइक्रोवेव आएगा। यानी सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सवाल भी कहां पूछा गया था? बीपीएससी एईडीओ में पूछा गया था। ये सवाल भी कहां पर पूछा गया था आपसे? तो पूछा गया था बीपीएससी एईडीओ में। ठीक है, अगले सवाल पर चल सकते हैं। चलिए, अब ये सवाल हमने एनसीईआरटी की लाइनों से आपके लिए बनाए हैं। एनसीईआरटी की लाइनों से आपके लिए क्या किए हैं? बनाए हैं। जरा जवाब देंगे जल्दी जल्दी से, फटाफट से। कह रहा है यूवी की जो वेवलेंथ है वो विजिबल से छोटी है। क्या ये बात सही है? यूवी की जो वेवलेंथ है बिल्कुल विजिबल से इस तरफ जाते हैं, वेवलेंथ कम हो जाती है। पहली बात बिल्कुल करेक्ट है। पराबैंगनी विकिरण को संकीर्ण बीम में केंद्रित नहीं किया जा सकता। मैंने आपको क्या बताया? वेवलेंथ अगर छोटी है तो हम इनको संकीर्ण किरणों में कर सकते हैं। कह रहा है कैन नॉट बी फोकस। ये क्या हो गई है? ये बात गलत हो गई है। यूवी रेडिएशन लेजिक आई सर्जरी में प्रयोग की जाती है। प्रयोग की जाती है, बिल्कुल प्रयोग की जाती है। इसका मतलब सही क्या है? इसका मतलब सही क्या है? करेक्ट क्या है? करेक्ट है 1 and 3। ठीक है, करेक्ट क्या है? करेक्ट है यहाँ पर 1 and 3, ऑल नहीं है। लिखा है यूवी रेज नहीं की जाती बेटा, इनकी वेवलेंथ कम है, नैरो बीम्स में कन्वर्ट होती है, तभी तो आप इनको सर्जरी में इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। इंफ्रारेड, अगर क्लास सुनी है तो आप ये सारे सवाल कर सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इंफ्रारेड कह रहा है कि गर्म पिंडों और अणुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। मैंने अभी कहा इनको हीट वेव भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। लाई बियॉन्ड द रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, ये क्या कह रहा है? विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल की आप बात करते हैं तो विजिबल से इस तरफ है ना? इंफ्रारेड, विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट है। ये भी बात क्या हो गई है? ये भी बात सही हो गई है। ठीक है, ये भी बात क्या हो गई है? सही है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनकी वेवलेंथ जो है वो विजिबल से कम है। इनकी वेवलेंथ विजिबल से कम है? बिल्कुल भी नहीं, इनकी वेवलेंथ विजिबल से ज्यादा है। इनकी वेवलेंथ विजिबल से क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब सही क्या है? 1 और 2। बेटा याद रखिएगा, इधर वेवलेंथ कम होती है, इंफ्रारेड की ज्यादा, फिर विजिबल की। ठीक है, सही क्या है? सही 1 और क्या है? 1 और 2 सही है। आप लोग देखिए, समझ के भी गड़बड़ कर रहे हो, गलती पकड़नी है कि कहां पर गड़बड़ कर रहे हो। अगले सवाल पर आइए, अगले सवाल पर आइए। क्या कह रहा है? इंफ्रारेड को हीट वेव भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं हीट वेव्स? क्योंकि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, आपके आसपास के जो भी गैसेस होती हैं, वो बड़े आसानी से इसको अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, यहां पर क्या लिखा? जल के अणु इसको अवशोषित नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। गलत बात है, गलत बात है। फिर कह रहा है कि ये अणुओं की ऊष्मीय गति को कम करती है। आप खुद एक बात सोचिए कि कोई भी चीज अगर हीट एब्जॉर्ब करती है, हीट एक एनर्जी का रूप है, ऊर्जा का रूप है। कोई भी चीज अगर ऊष्मा का अवशोषण करेगी, ऊष्मा का अवशोषण करना मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन करना, और उससे फटाफट से क्या हो जाएगी? उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा जो होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ लिखा है कि कम हो जाएगी। तो सही कौन सी बात है? सिर्फ और सिर्फ पहला कथन ही क्या हो गया है? सिर्फ और सिर्फ पहला कथन ही सही हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद फिर बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब केमिस्ट्री पर आएंगे। ठीक है, इसके बाद बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पर आएंगे। चलिए, माइक्रोवेव, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप एक सूखे हुए खाने को गर्म करते हैं और एक ऐसे खाने को गर्म करते हैं जिसमें कि पानी होता है, तो पानी वाला जो खाना जल्दी गर्म हो जाता है। क्यों? क्यों जल्दी गर्म हो जाता है? हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो पानी के मॉलिक्यूल हैं उनके पास क्या है? पोलर हैं, ध्रुवीय हैं, यानी प्लस और माइनस चार्जेस हैं। और ये चार्ज जो तरंगे हैं आपकी प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसमें जो विद्युत क्षेत्र है प्लस और माइनस, उसमें बहुत तेजी से मूव करती है और इसके वजह से हीट जल्दी सर्कुलेट होती है,
खाना जल्दी गर्म हो जाता है। खाना जल्दी क्या हो जाता है? खाना जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, चल सकते हैं आगे, चल सकते हैं आगे, बिल्कुल ओके। अब आएंगे किस पर? अब हम आएंगे सीधे अपने बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, बायोलॉजी के, ये फिजिक्स का अपना एक कॉन्सेप्ट था, टॉपिक था, और आपने जो भी बातें देखी सब क्लास 12th की एनसीईआरटी। अब क्लास 12th की एनसीईआरटी बायो का एक टॉपिक है, हम यहाँ पर उस शब्द को लिख रहे हैं और आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमको इसका फुल फॉर्म बता देंगे। सारे लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरा इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। एआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है बायोलॉजी में? एआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है पूरे के पूरे बायोलॉजी में? एआरटी एआरटी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एक तो फुल फॉर्म एआरटी होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। कहने का मतलब है एंटी मतलब अगेंस्ट, रेट्रोवायरस वो वायरस जो कि एड्स कॉज करता है। ठीक है, थेरेपी यानी कि ट्रीटमेंट। ठीक है, तो एक एआरटी होता है जो कि एड्स के एक तरीके से इलाज में प्रयोग किया जाता है। एक एआरटी है जो प्रजनन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, इसको हिंदी में हम कहते हैं सहायक प्रजनन तकनीक। सहायक प्रजनन तकनीक, अंग्रेजी में कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये कब इस्तेमाल की जाएगी? ये कब इस्तेमाल की जाएगी? ये तब इस्तेमाल की जाएगी जब कोई कपल, जब कोई जोड़ा प्राकृतिक रूप से बच्चे नहीं पैदा कर पाए। ठीक है, ये तब इस्तेमाल की जाएगी जब कोई कपल क्या करे, प्राकृतिक रूप से बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा, तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। असिस्टेड यानी कि प्रजनन में जो सहायता कर रहा है। ठीक है, प्रजनन में जो सहायता कर रहा है। इसमें सबसे कॉमनली आप नाम किसका सुनते हैं? आप सबसे कॉमनली इसमें नाम सुनते हैं आईवीएफ का, या जिसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम भी देते हैं। क्या टेस्ट ट्यूब बेबी सही में टेस्ट ट्यूब में बनते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आईवीएफ एक तकनीक होती है। ठीक है, आईवीएफ फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कभी भी आप इन विट्रो शब्द देखिए, समझ जाइएगा इन विट्रो का मतलब होता है लैब यानी प्रयोगशाला। अगर कोई चीज लैब के अंदर हो रही है, अगर कोई चीज प्रयोगशाला के अंदर हो रही है, तो उसके लिए इन विट्रो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब है निषेचन। आमतौर पर निषेचन महिला के फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी कारणवश महिला का फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉक है, अगर महिला के अंडे नहीं बन रहे, अगर पुरुष में भी दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में आईवीएफ का सहारा लिया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो निषेचन है वो कहां पर हो रहा है? प्रयोगशाला में हो रहा है। इसमें करते क्या है? इसमें करते हैं कि पुरुष से शुक्राणु लिए जाते हैं और स्त्री से ओवम लिया जाता है, डिम लिया जाता है। ये जो निषेचन है, निषेचन का मतलब है स्पर्म और ओवम का मिलना। ये जो निषेचन है, ये निषेचन लैब में हो रहा है। इनके मिलने से जो सेल बनता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जाइगोट यानी युग्मनज। सबसे पहली कोशिका जो बन रही है उसका नाम क्या है? जाइगोट यानी कि युग्मनज। अब इस जाइगोट में क्या होगा? अब इस जाइगोट में लगातार सेल डिवीजन होगी, लगातार कोशिका विभाजन होगा, और ये जाइगोट बदल जाएगा एम्ब्रियो में यानी कि भ्रूण में। ठीक है, अगर इस एम्ब्रियो में 8 सेल्स हैं, ठीक है, हम आपको ये तकनीक बता रहे हैं, अगर धीरे धीरे इसमें सेल डिवीजन होगी, कोशिका विभाजन होगा, ये किस में बदल जाएगा? एम्ब्रियो में यानी कि भ्रूण में। अगर इसमें 8 सेल्स होंगी, ठीक है, अगर उस एम्ब्रियो में 8 सेल होंगी, तो हम इसको कहां स्थानांतरण कर देंगे? हम कहां इसको ट्रांसफर कर देंगे? हम ट्रांसफर कर देंगे इसको महिला के फेलोपियन ट्यूब में। हम उसको ट्रांसफर कहां कर देंगे? महिला के फेलोपियन ट्यूब में। और अगर 8 सेल से ज्यादा हो गई, अगर इस एम्ब्रियो में 8 सेल से ज्यादा हो गई, तब हम उस भ्रूण को कहां स्थानांतरित करेंगे? तब हम उस भ्रूण को स्थानांतरित करेंगे सीधे महिला के यूट्रस में, सीधे महिला के गर्भाशय में। ठीक है, इतने डिटेल में आपने आईवीएफ नहीं पढ़ा होगा जितनी 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी में लिखा है। अब यहाँ पर आपको हम कुछ चीजें बता रहे हैं, जरा गौर से देखिए। जो हमने आपको समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ महिला को दवाइयां दी जाती हैं। आप अधिकतर देखते होंगे कि जो महिलाएं आईवीएफ के द्वारा प्रेग्नेंट होती हैं उनके शरीर में बहुत बदलाव होते हैं, उनका वेट गेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसी दवाइयां दी जाती हैं
जिनसे कि वजन बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसी दवाइयां जो ज्यादा से ज्यादा अंडे पैदा कर सके, ज्यादा से ज्यादा ओवम यानी ज्यादा से ज्यादा अंडे पैदा कर सके। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर दवाइयां दी जा रही जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, अंडे पैदा हो सके। उन अंडों को निकाला जाता है, उनका निषेचन कराया जाता है। ठीक है, किससे? स्पर्म से यानी शुक्राणु से। शुक्राणु से निषेचन कराने के बाद जो जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, वेट किया जाता है कि वो और सेल्स में बदले। ठीक है, जब वो, ध्यान रखिएगा, जब वो कितने सेल का होता है, जब वो 8 सेल का होता है, जब वो 8 सेल का होता है, 8 कोशिकाओं का होता है, तो उसको कहां ट्रांसफर किया जाता है? उसको ट्रांसफर किया जाता है सीधे महिला के फेलोपियन ट्यूब में, सीधे महिला के फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, हम आपको इसको लिख कर समझा दे रहे हैं, याद रखिएगा। अगर 8 सेल का होता है तो ट्रांसफर करते हैं हम लोग महिला के फेलोपियन ट्यूब में, और इसका नाम क्या देते हैं? इसका नाम देते हैं जिफ्ट। यही एनसीईआरटी में है और यहां से सवाल आ सकता है। जिफ्ट का मतलब क्या है? जाइगोट यानी युग्मनज का इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इंट्रा शब्द का मतलब क्या होता है? अंदर। किसके? फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्थानांतरण, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करना। याद रखेंगे, जिफ्ट का मतलब क्या है? जिफ्ट का मतलब है कि जो जाइगोट बना, आईवीएफ की वजह से जो जाइगोट बना, ठीक है, जब वो 8 सेल का होगा तो उसको सीधे कहां ट्रांसफर किया जाएगा? महिला के फेलोपियन ट्यूब में। और अगर वो 8 सेल से ज्यादा का हुआ, अगर वो 8 कोशिका से ज्यादा का हुआ, तो कहां ट्रांसफर किया जाएगा? यूट्रस में, यानी महिला के सीधे गर्भाशय में आप स्थानांतरण कर देंगे। और इसका नाम आप क्या रखते हैं? इसका नाम आप रखते हैं IUT, यानी इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। इंट्रा का मतलब अंदर, किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। IUT यानी इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर स्थानांतरण करते हैं, और फिर बच्चे का जो विकास होता है वो पूरा का पूरा वहीं पर होता है। बच्चे का जो विकास होता है वो पूरा का पूरा इसी के अंदर होता है। ठीक है, तो क्या आपको 3 फुल फॉर्म समझ में आए? है ना, 3 फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म का ही गेम है इस चैप्टर में। आपको आईवीएफ का फुल फॉर्म समझ में आया, आपको इसके बाद फुल फॉर्म समझ में आया जिफ्ट का, जाइगोट युग्मनज को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देना। आपको IUT समझ में आया, गर्भाशय के अंदर उसको ट्रांसफर कर देना। ठीक है, चलिए आपको एक और फुल फॉर्म बताते हैं, और उस फुल फॉर्म का नाम है गिफ्ट। गिफ्ट उपहार वाला गिफ्ट नहीं, ये गिफ्ट का प्रयोग तब किया जाएगा जब महिला का ओवम यानी महिला का डिंब यानी महिला का गैमीट नहीं बनेगा। ठीक है, जब महिला का गैमीट नहीं बनेगा तब इसका क्या किया जाएगा? इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? गैमीट। गैमीट मतलब युग्मक। इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, फेलोपियन ट्रांसफर, ये एक अलग तकनीक है प्रजनन की, सहायक प्रजनन की एक अलग तकनीक है। गिफ्ट, इंट्रा मतलब अंदर। ठीक है, ये तब इस्तेमाल किया जाएगा जब महिला का ओवम बन ही नहीं रहा, तो किसी डोनर महिला से, किसी डोनर महिला से क्या ले लिया जाएगा? किसी डोनर महिला से ओवम ले लिया जाएगा, और इस ओवम को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किसी दूसरी महिला से ओवम लेकर यानी युग्मक लेकर क्या किया जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण किया जाएगा। ठीक है, और ये सोचने वाली बात है, ये तब होगा जब महिला का खुद का ओवम, खुद के अंडे नहीं बन रहे हों। ठीक है, बाकी गर्भधारण में दिक्कत नहीं है, यूट्रस वगैरह सब ठीक है, सिर्फ है कि ओवम नहीं बन रहा, अंडा नहीं बन रहा, तब आप गिफ्ट का सहारा लेंगे। ठीक है, तो आईवीएफ से संबंधित 2 चीजें थी। आईवीएफ करते हैं, आईवीएफ के बाद जो बच्चा होता है, वो बच्चा अगर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है तो जिफ्ट। ठीक है, 8 सेल तक का, अगर फेलोपियन 8 सेल का होता है तो
फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, 8 कोशिका से ज्यादा होता है तो यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। एक जिफ्ट है, एक आयुटी है। ठीक है, गिफ्ट क्या है? गिफ्ट का प्रयोग तब करते हैं जब महिला का ओवम, महिला के अंडे नहीं बन पाते। ठीक है, महिला के ओवम। वॉइस में कुछ इश्यू आ रहा है? वॉइस में कुछ इश्यू आ रहा है, प्लीज बताएंगे। ठीक है, अब अगली चीज क्या याद रखनी है? अब हम पढ़ेंगे अगर दिक्कत किस में आ रही है, अगर दिक्कत पुरुष में आ रही है। पुरुष में भी तो दिक्कत हो सकती है। कितने लोगों ने स्पर्म का 1 शॉट वीडियो देखा है जो चैनल पर अपलोड किया गया है? स्पर्म का 1 शॉट वीडियो कितने लोगों ने देखा है जो कि चैनल पर अपलोड किया गया है? आपने देखा होगा कि हमने आपको वहां पर स्पर्म से रिलेटेड, है ना, शुक्राणु से रिलेटेड कुछ चीजें बताई थी। ठीक है, कि क्या होने चाहिए? मेल फर्टाइल, पुरुष क्या होता है? पुरुष फर्टाइल होने के लिए 60% जो स्पर्म होते हैं, 60% जो शुक्राणु होते हैं, उनका शेप ठीक होना चाहिए, उनका आकार सही होना चाहिए। और 40% ऐसे स्पर्म होते हैं, ठीक है, कुल स्पर्म्स में से 40% ऐसे होते हैं शुक्राणु जिनकी गतिशीलता अच्छी होनी चाहिए, जिनकी मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए। एनसीईआरटी का फिर से पॉइंट है, आपके लिए जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए जानना क्या है? बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। 60% का आकार सही होना चाहिए और जो 40% है, 40% की गतिशीलता जो है वो ठीक होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात। अगर किसी कारणवश पुरुष के शुक्राणु संख्या में कम बन रहे हैं, उनका शेप खराब बन रहा है, ठीक है, शेप खराब बनने को टेराटोस्पर्मिया कहते हैं, गतिशीलता कम है, ठीक है, गतिशीलता कम है, ठीक है, ऐसी स्थिति में पुरुष बच्चे नहीं पैदा कर सकता, है ना। ऐसी स्थिति में क्या करना है ना, मैंने आपको पूजा गौरव सेशन के पहले ही बताया, एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का, एक कॉन्सेप्ट बायोलॉजी का और एक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? ऐसी स्थिति में अलग अलग चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, अलग अलग ART इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अलग अलग ART इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है ICSI, ऐसा लगता है कि मैम ICSE बोर्ड के बारे कह रहा है। ICSI, ठीक है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा का मतलब क्या है? अंदर। स्पैमर्स प्लीज क्लास से दूर रहें। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है? कोशिका द्रव। किसका कोशिका द्रव? ओवम का कोशिका द्रव। ठीक है, अगर ध्यान रखिएगा, अगर जो स्पर्म है उसकी गतिशीलता कम है, उसकी गतिशीलता कम है तो क्या किया जाएगा? ओवम के अंदर डायरेक्टली स्पर्म का इंजेक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, आमतौर पे स्पर्म्स अपने आप, जो शुक्राणु होते हैं वो अपने आप ही क्या करते हैं? तैरते हुए ओवम के पास जाते हैं। लेकिन अगर पुरुष में कुछ दिक्कत है तो ऐसी स्थिति में क्या प्रयोग किया जाएगा? ऐसी स्थिति में प्रयोग किया जाता है ICSI। ICSI आप इस तस्वीर से देख रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है? ये एक बड़ा सा ओवम है। पता होगा आपको कि महिला के शरीर में सबसे बड़ी सेल क्या कहलाती है? ओवम ही कहलाती है। ठीक है, और ओवम के अंदर जो शुक्राणु हैं वो सीधे क्या कर दिए जाते हैं? इंजेक्शन के माध्यम से पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, जिसको स्पून फीडिंग कहते हैं, है ना, जिसको क्या कहते हैं? जिसको हम लोग स्पून फीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो पुरुष की इनफर्टिलिटी के लिए ICSI का प्रयोग किया जाता है। एक और चीज है AI। ठीक है, ये तब होगा जब पुरुष में दिक्कत है, जब पुरुष में दिक्कत है, मेल इनफर्टिलिटी। जब महिला में कोई दिक्कत नहीं है, पुरुष में दिक्कत है, ठीक है, तो इन तकनीकों का सहारा लिया जाएगा। ठीक है, AI का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, इसकी किट भी अमेज़न पे आती है, आपको पता है ना, इसकी किट भी अमेज़न पर आती है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्या जाता है आपको हम समझा रहे हैं। ये महिला का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, इसमें एक इंजेक्शन के माध्यम से, इसमें एक इंजेक्शन के माध्यम से जो शुक्राणु होते हैं उनको डाला जाता है महिला के शरीर के अंदर।
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल का मतलब है कृत्रिम। तो एक इंजेक्शन में पुरुष के सीमेन यानी वीर्य को लिया जाता है और उसको सीधे के सीधे इंजेक्ट कर दिया जाता है ना। क्योंकि पुरुष का स्पर्म जो है या तो संख्या में कम है या गतिशीलता में कम है, वो अपने आप रास्ता नहीं तय कर पा रहा, तो आप आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीकों का सहारा लेके, एक सुई का सहारा लेके सीधे शुक्राणु को क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इंजेक्ट करके एक तरह से आप उनकी यात्रा को क्या कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं। उनकी यात्रा को क्या कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं। इसीलिए ART में AI का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इन दो तकनीकों का सहारा लेकर पुरुष की इनफर्टिलिटी यानी पुरुष की से संबंधित जो भी इश्यूज हैं प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में, वो क्या किए जाते हैं, हल किए जाते हैं। तो आप लोगों ने कितने सारे फुल फॉर्म सीखे यहाँ पर, कितने सारे फुल फॉर्म सीखे। IVF का फुल फॉर्म देखा, जिफ्ट का फुल फॉर्म देखा, IUT का फुल फॉर्म देखा, गिफ्ट का फुल फॉर्म देखा, ICSI का फुल फॉर्म देखा, AI का फुल फॉर्म देखा, है ना। क्वेश्चंस पे आए अब क्वेश्चंस पे आ जाए, जरा जरा क्वेश्चंस पे आ जाइए। कहिएगा मैम अब ये ET क्या है। ET का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लास 12 NCERT एग्जाम्पलर बायोलॉजी का सवाल आपके सामने। ये ET क्या है, ये ET क्या है। ठीक है, स्पर्म के अंदर डायरेक्टली ओवम के अंदर डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट करना क्या कहलाता है। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ए कौन कह रहा है, ए तो गिफ्ट है। गिफ्ट मतलब दूसरी महिला गिफ्ट कर देती है। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट क्या है। अभी आपको जिन लोगों ने क्लास नहीं किया है वही ए आंसर दे सकते हैं। गिफ्ट क्या है, जब खुद का ओवम, खुद के अंडे नहीं बनते तो कोई डोनर महिला अपना गिफ्ट कर देती है ओवम। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ET का फुल फॉर्म क्या है, ET का फुल फॉर्म होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर 8 सेल का होता है फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं, 8 सेल से ज्यादा का होता है तो हम उसको सीधे यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में डाल देते हैं। बढ़िया है, ये भी आपकी एग्जाम्पलर का ही सवाल है, क्लास 12 NCERT एग्जाम्पलर का ही सवाल है ये वाला, जरा जवाब देंगे। जिफ्ट के रिगार्डिंग करेक्ट प्रोसीजर बताइए। जिफ्ट क्या है, जिफ्ट का फुल फॉर्म है जाइगोट यानी युग्मनज, इंट्रा यानी अंदर, फेलोपियन मतलब अंडवाहिनी में, ट्रांसफर यानी स्थानांतरण। फटाफट बताइए, क्या ओवम को कलेक्ट करते हैं, क्या जाइगोट को लेते हैं। बिल्कुल, जाइगोट को लिया जाता है और उस जाइगोट को सीधे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अगर IUT रहता, IUT अगर क्वेश्चन में पूछता तब आप C लिखते, अगर क्वेश्चन में IUT पूछता तब आप क्या देते, तब आप जवाब C देते। तो एक कॉन्सेप्ट बायोलॉजी का, एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का। अब बारी आती है केमिस्ट्री की। ठीक है, अब किसकी बारी आई, अब बारी आई केमिस्ट्री की। ठीक है, आपके हिसाब से बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आप कहां पर पढ़ते हैं। एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स करके। गौर करने की बात क्या है कि ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर 11वीं कक्षा के बायोलॉजी में है और 12वीं कक्षा की केमिस्ट्री में है। ठीक है, क्लास 12 NCERT की केमिस्ट्री में है। क्लास 12 NCERT जब आप खोलते हैं तो क्लास 12 NCERT की केमिस्ट्री में। ठीक है, और आमतौर पर बायोमोलिक्यूल्स आप लोग न्यूट्रिशन में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आमतौर पर बायोमोलिक्यूल्स आप लोग न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भी बातें वही सारी हैं, लेकिन कुछ चीजें क्या हैं, कुछ चीजें आपकी एक्स्ट्रा दी हुई है। 11th में बायोलॉजी में है, 12th में केमिस्ट्री में दिया हुआ है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में तो जाहिर सी बात है हम लोग कुछ नई चीजें सीखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखेंगे और बहुत सारी चीजें शायद आपको पता भी होंगी। ठीक है, चलिए, एक यहाँ पर एक आपके सामने एक तस्वीर बनी है। कमेंट बॉक्स में कौन बताएगा कि ये कौन सा टेस्ट है। आप में से जितने लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, चाहे फाउंडेशन पे चाहे यूट्यूब में, आपने ये तस्वीर जरूर देखी होगी। किसी चीज को कोई रंग है, फिर ब्लू है, ब्लू होके उसको गर्म किया जा रहा है
वो लाल हो गया। ये कौन सा टेस्ट है? ये टेस्ट क्या करता है? ये टेस्ट कहलाता है फेहलिंग टेस्ट। ठीक है, ये आपके सामने जो टेस्ट है, इस टेस्ट को क्या कहते हैं? इस टेस्ट को हम लोग कहते हैं फेहलिंग का टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट या फेहलिंग परीक्षण। ठीक है, इसमें हम लोग क्या टेस्ट करते हैं? इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट शर्करा को टेस्ट करते हैं। प्रोटीन बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट, किसी भी शर्करा में फेहलिंग सोल्यूशन डालें, ये जो नीले रंग का दिख रहा है आपको, ये फेहलिंग सोल्यूशन है। ये फेहलिंग सोल्यूशन है जो आपको नीले रंग का दिख रहा है। फेहलिंग सोल्यूशन डालकर अगर आप किसी चीज को गर्म करते हैं और ये फेहलिंग सोल्यूशन नीला से लाल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने जो कार्बोहाइड्रेट लिया है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है। वो एक रिड्यूसिंग शुगर है, हिंदी में कहें तो वो एक अपचायक शर्करा है। ठीक है, वो एक अपचायक शर्करा है। तो शर्करा अपचायक है या गैर अपचायक है, रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, उसको बताने के लिए टेस्ट कौन सा किया जाता है? फेहलिंग टेस्ट। इसमें आप फेहलिंग विलयन इस्तेमाल करते हैं। फेहलिंग विलयन खुद नीले रंग का होता है। किसी भी कार्बोहाइड्रेट शर्करा को आप फेहलिंग में डालते हैं, डालने के बाद गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद अगर वो नीले से लाल हो जाता है, इसका मतलब है कि फेहलिंग टेस्ट पॉजिटिव है और ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। आमतौर पर जो आपके डाइसैकेराइड है, ठीक है, द्विशर्करा है, वो रिड्यूसिंग शुगर की श्रेणी में आते हैं। वो आपके रिड्यूसिंग शुगर की श्रेणी में आते हैं, लेकिन एक्सेप्ट सुक्रोज। ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। इसमें बिहार दरोगा में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट ही है आपका 11th-12th एनसीईआरटी का। ठीक है, एक्सेप्ट सुक्रोज। अब आइए जरा इस क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के सवाल आप बिल्कुल अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स अपने बिहेवियर के हिसाब से क्लासिफाई किए जाते हैं, वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है, कुछ रिड्यूसिंग होते हैं, कुछ नॉन रिड्यूसिंग, कुछ अपचायक हैं, कुछ गैर अपचायक हैं। ठीक है, सुक्रोज के बारे में क्या ख्याल है? क्या सुक्रोज मोनोसैकेराइड है? बिल्कुल भी नहीं। मोनोसैकेराइड में कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज होते हैं, फ्रक्टोज होता है, गैलेक्टोज है, राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज, ये सब होता है। क्या ये डाइसैकेराइड है? बिल्कुल। सुक्रोज किससे बना है? सुक्रोज बना है एक ग्लूकोज से और एक फ्रक्टोज से। एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं और दोनों के मिलने से क्या बन जाता है? सुक्रोज बन जाता है। ठीक है, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है? आमतौर पर डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर तो होते हैं। ठीक है, आमतौर पर डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग तो होते हैं, लेकिन सुक्रोज एक्सेप्शन है। सुक्रोज अपवाद है। सुक्रोज अपवाद है और ये गैर अपचायक शर्करा है। हिंदी करेक्ट करेंगे यहां पर, ये गैर अपचायक शर्करा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया है? ये एक्सेप्शन हो गया है। आमतौर पर सारे डाइसैकेराइड्स जो हैं वो अपचायक हैं, लेकिन सुक्रोज एक्सेप्शन है। ठीक है, तो करेक्ट क्या है? करेक्ट है यहां पर 2 और 3। ठीक है, सुक्रोज एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन से ही आपके लिए क्या पूछे जाते हैं? सवाल पूछे जाते हैं। सॉरी, 2 और 4 करेक्ट है। आई एम सॉरी, 2 और 4, मैंने 3 पढ़ लिया इसको। ठीक है, 2 और 4 जो है वो आपका क्या है? वो आपका करेक्ट है। ठीक है, चल सकते हैं आगे। ओके, 10वें सवाल, प्रोटीन। ठीक है, आमतौर पर जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन को शेप के आधार पर 2 में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो ऐसे रेशेदार होते हैं, कुछ प्रोटीन जलेबी के जैसे गोल होते हैं। जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं उनको हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं, और जो गोलाकार प्रोटीन होते हैं उनको ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, आपका बाल किसका बना है? आपका बाल एक प्रोटीन का बना है जिसका नाम है केराटिन। ठीक है, ये कैसा प्रोटीन है? देखने से ही आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं कि केराटिन की बात अगर हम कर रहे होते हैं तो केराटिन फाइब्रस प्रोटीन होगा। केराटिन कैसा प्रोटीन होगा? केराटिन फाइब्रस प्रोटीन है। ठीक है, सवाल आपसे क्या कह रहा है कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन के, गोलाकार प्रोटीन के कौन कौन से उदाहरण हैं? इंसुलिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ठीक है, इंसुलिन और एल्ब्यूमिन ये दोनों के दोनों गोलाकार प्रोटीन में आते हैं।
इंसुलिन क्या कर रहा होता है? इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है, ब्लड शुगर कम कर रहा होता है। एल्ब्यूमिन आपके ब्लड में होता है और आपके ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब मेंटेन करके रखता है। यानी 1 और 3 क्या है? 1 और 3 करेक्ट है। 1 और 3 क्या है? 1 और 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, ओके। अगला सवाल, अगला सवाल फिर से है ना। सवाल ऐसा है कि आपने सुन तो रखा होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा देखना समझना मुश्किल लगता है ना। और भाई नई क्लास है तो आप ऑफ कोर्स नई नई चीजें सीखेंगे। आप सभी ने स्टार्च का नाम सुना होगा, आप सभी ने स्टार्च का नाम सुना होगा, मंड का नाम सुना होगा। स्टार्च एक क्या है? वे पौधे अपना खाना स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में भी बोले तो पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आने से पहले आपको हम थोड़ा कॉन्सेप्ट बताएंगे। स्टार्च जो होता है, स्टार्च का 15 से 20% हिस्सा अमाइलोज का बना होता है। स्टार्च का 15 से 20% हिस्सा किसका बना होता है? अमाइलोज का बना होता है। क्या आपको इसमें कुछ भी ब्रांच दिख रही है? नहीं, आप देख रहे हैं एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, ये तीनों एक साथ जुड़े हैं। ठीक है, और स्टार्च का 80 से 85% अमाइलोपेक्टिन का बना है। ठीक है, स्टार्च का 80 से 85% किसका बना है? अमाइलोपेक्टिन। क्या आपको यहां पर शाखाएं दिख रही हैं? कहिएगा हाँ, 2 रिंग ऊपर है, 3 रिंग ऊपर है, और ये हमको यहां पर ब्रांच दिख रही है। ये हमको यहां पर ब्रांच दिख रही है। इसका मतलब कोई आपसे पूछता है कि किसमें ब्रांच है, क्या जवाब दीजिएगा? अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच है। ठीक है, तो स्टार्च 2 चीजों का बना है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, जिसमें कि अधिकांश हिस्सा है ना, 80 to 85% हिस्सा अमाइलोपेक्टिन जो है वो कैसा होता है? वो ब्रांच होता है। यह सारी 12th की है। ठीक है, कैसा होता है? ब्रांच होता है। और तो और जो ग्लाइकोजन होता है वो भी ब्रांच होता है। 12th की एनसीईआरटी अगर आप डेप्थ में पढ़िएगा तो ये सारी बातें आपको मिलेंगी। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन क्या होता है? भाई जितना ग्लूकोज आप इस्तेमाल करते हैं है ना, वो आपके शरीर में यूज होता है। बाकी बचा हुआ ग्लूकोज आपके मसल में और ब्रेन में, आपकी मांसपेशी में, ठीक है, सॉरी, आपके लिवर में और आपके मसल में, ठीक है, आपके यकृत में और आपकी मांसपेशी में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? 2 and 4, 2 and 4 ये दोनों के दोनों ब्रांच होते हैं। और अगर हम बात करते हैं अमाइलोज और सेल्यूलोज की, तो ये दोनों के दोनों में ब्रांच नहीं है। ये दोनों के दोनों में ब्रांच नहीं है, अमाइलोज और सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल्यूलोज, इन दोनों के दोनों में किसी भी तरह की ब्रांच यानी कि शाखा नहीं है। ठीक है, आपसे ब्रांच के बारे पूछा था तो आप ये जवाब देंगे। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिएगा। ग्लाइकोजन किससे मिलता जुलता है? 12th की एनसीईआरटी के सवाल है ये, और ये ऐसा सवाल है कि आमतौर पे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन उस लेवल पर जाएगा तो आपको क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। चलिए जल्दी जल्दी से हमको जवाब दीजिए। बैच के रिगार्डिंग आपको कोई भी बात करनी है, हेल्पलाइन नंबर स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है, अभी योद्धा सुपर कॉम्बो ऑनगोइंग है, बाकी आप हेल्पलाइन नंबर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या एप्लीकेशन पर मैसेज कर दीजिए। आंसर आंसर अभी हमने आपको बताया ग्लाइकोजन किससे मिलता जुलता है? ग्लाइकोजन भी ब्रांच होता है, अमाइलोपेक्टिन भी क्या है? अमाइलोपेक्टिन, दोनों के दोनों ब्रांच हैं। आप मुझे होमवर्क में बताएंगे कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये दोनों के दोनों स्टार्च में मिलते हैं। ये दोनों के दोनों स्टार्च में मिलते हैं। हमको जरा बताइएगा कि कौन पानी में घुलनशील है, कौन पानी में घुलनशील नहीं है? अमाइलोज घुलनशील है या अमाइलोपेक्टिन घुलनशील है पानी में? इसका जवाब दीजिएगा जब वीडियो खत्म हो जाएगा, होमवर्क के तौर पे एनसीईआरटी पढ़ के। चलिए अगले सवाल को देखिए। एंजाइम्स के बारे में यहां पर कौन सी बात करेक्ट है? एंजाइम के बारे में कौन सी बात करेक्ट है? एंजाइम के बारे में कौन सी बात करेक्ट है? क्या सारे एंजाइम प्रोटीन के होते हैं? नहीं, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के होते हैं। क्या न्यूक्लिक एसिड का भी कोई एंजाइम होता है?
अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के होते हैं और एंजाइम बायोकैटलिस्ट हैं। क्या है? एंजाइम आपके जैव उत्प्रेरक हैं। ठीक है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन की गति को, है ना, किसी प्रतिक्रिया की गति को क्या करते हैं? आगे लेकर जा सकते हैं। बायो मतलब जीवित, है ना। एंजाइम शरीर में होते हैं और शरीर के अंदर जो गतिविधि होती है उसको क्या कर रहे होते हैं? नियंत्रित कर रहे होते हैं। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, क्या कोई एंजाइम होता है जो न्यूक्लिक एसिड का भी बना है? बिल्कुल, न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ एक एंजाइम होता है जिसका नाम है राइबोजाइम। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है राइबोजाइम। ठीक है। डाई न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? दो न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ। दो न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ। न्यूक्लियोटाइड मतलब बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि फॉस्फोरिक एसिड न्यूक्लियोसाइड से कहां पर जुड़ेगा और न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करेंगे? न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं और न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से डीएनए या आरएनए बन जाता है। एक न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीज का बना होता है, बेस, शुगर और फॉस्फेट। ठीक है। आपसे कह रहा है कि फॉस्फोरिक एसिड जो है वो कहां पर जुड़े? न्यूक्लियोसाइड से। इसका मतलब है न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है बेस और शुगर। बेस और शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और उनमें जब फॉस्फोरस जुड़ता है तब हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। असल में होता क्या है? होता यह है कि जो हम शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डीएनए में शुगर होता है, उस शुगर में कितने कार्बन होते हैं? बहुत बढ़िया, उस शुगर में 5 कार्बन होते हैं। फाउंडेशन बैच वालों को पता है, हम बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं आपको ये वाला। उस शुगर में कितने कार्बन होते हैं? उस शुगर में 5 कार्बन होते हैं। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये है 5वां कार्बन। ठीक है। शुगर का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज। इस शुगर का नाम क्या है? शर्करा का नाम है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है। पहले कार्बन पर नाइट्रोजन जुड़ा होता है। जो बेस होता है वो पहले कार्बन पर जुड़ता है और 5वें कार्बन पर जाकर फॉस्फोरस जुड़ता है। 5वें कार्बन पर जाकर क्या जुड़ता है? फॉस्फोरस जुड़ जाता है। यही तो आपसे पूछा है। ठीक है। तो जवाब क्या दीजिएगा? जवाब दीजिएगा 5वें कार्बन पर जाकर फॉस्फोरस जुड़ जाता है। ठीक है। आपके 3 होमवर्क है। तीनों होमवर्क का जवाब हम आपको कल के सेशन में देंगे। आपका पहला होमवर्क है कि अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन में कौन पानी में घुलनशील है। आपका दूसरा होमवर्क है कि आपको बताना है कि बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड है और आपको बताना है शुगर और फॉस्फोरस के बीच में कौन सा बॉन्ड है, यानी बॉन्ड नंबर 1 और बॉन्ड नंबर 2। समझ गए? आपके 3 होमवर्क हैं। आपके 3 होमवर्क हैं। पहला होमवर्क है कि पहले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। दूसरा होमवर्क है कि 5वें ये शुगर और फॉस्फोरस के बीच में कौन सा बॉन्ड है और तीसरा होमवर्क है कि आपको बताना है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में कौन पानी में घुलनशील है। कौन पानी में घुलनशील है। ये 3 आपके होमवर्क है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? आप उसका आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ये सिर्फ एक ट्रेलर है। ठीक है। अदरवाइज ये आपका सेशन चलता रहेगा और इस तरीके से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आप सोचिएगा कि मैम पूरी 12th की एनसीईआरटी हम लोग एक बार में पढ़ लें तो इतने चैप्टर्स हैं कि आपको पढ़ाते पढ़ाते शायद 2 साल भी निकल जाएंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो लोग नीट वगैरह की तैयारी करते हैं उनको पूरा 1 साल 2 साल लग जाता है तैयारी करने में। तो ऑफकोर्स जो इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से एग्जाम्स में पैटर्न आ रहा है, जो पूछ रहा है, अपनी समझ से आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर है ना, बिल्कुल एक समुद्र में से इंपॉर्टेंट मोती आपके लिए चुनकर लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज टीचर पर विश्वास रखिए। मैं देखती थी कमेंट बॉक्स में आप सबका सजेशन था कि मैम चैप्टर वाइज लाइए, पूरा का पूरा करिए, ये करिए वो करिए। आप ये भी समझिए कि क्या संभव है। आप सबके पास सीमित समय है एग्जाम के लिए, जिसमें आपको सिर्फ 11th 12th नहीं पढ़ना और सिर्फ साइंस नहीं पढ़ना, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और भी क्लासेस पढ़नी है। ठीक है। तो जो चीजें आपको हम करा रहे हैं, आप बिल्कुल ट्रस्ट करके सेशन में आ सकते हैं और रोज जुड़िएगा। ठीक है। रोज जुड़िएगा
जिससे कि हमें भी मजा आए। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है। जो भी लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं और रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है, पेड बैचेस के बारे में बता देंगे आपका समय लेकर। जो भी लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं और सिर्फ रिवीजन करना चाह रहे हैं, सुपर 100 बैच में हमारी एमसीक्यू क्लासेस चल रही हैं। हर चैप्टर के 100 सवाल। आज ही हमने लाइट चैप्टर खत्म किया है फिजिक्स में, 100 सवाल, ठीक है। तो जो भी लोग इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं कि मैम हर चैप्टर के हमको 100 सवाल आपके साथ बनाने हैं, आप इस बैच में जरूर जुड़ सकते हैं। कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा सुपर, ठीक है, कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा सुपर, ताकि आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है 72 73 बीपीएससी के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा आरकेसी बेस्ट, तो आपको यहाँ पर 55% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि मैम एप्लीकेशन पर प्राइस कुछ और शो हो रहा है, कोड लगाइएगा तो आपको डिस्काउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपका योद्धा सुपर कॉम्बो चल रहा है। सारे की क्लासेस रेगुलर चल रही है, ठीक है। क्लास लेना आपको बंद नहीं करना है, ठीक है। बाकी साइंस की बुक है हमारी पब्लिकेशन में एमसीक्यूज की, जो कि अवेलेबल है। स्टैटिक जीके की एक बहुत बेहतरीन बुक है, ये आपको सारे एग्जाम्स में मदद करेगी, ठीक है। आपकी थ्योरी पीवाईक्यू सब इसमें क्या है, अच्छे से कवर्ड है, ठीक है। तो किसी भी तरह की अगर आपको सहायता चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, हेल्पलाइन नंबर आपके स्क्रीन पर क्या कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगी, तो टेलीग्राम से कृपया जुड़ जाइए। कल वापस से 8 बजे क्लास होगी और वापस से इस तरीके से हम लोग अपने गोल्डन कॉन्सेप्ट साइंस के लेके आएंगे, ठीक है। वीडियो में इसमें कमेंट बॉक्स में अपना होमवर्क जरूर डालिएगा और क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपसे हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। हम लोग अब अपने अगले क्लास में मिलते हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ। एक हम देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि बायोलॉजी पर बड़ा जोर दे रहे हैं सबकी, मैम बायोलॉजी बायोलॉजी, हमें पता है बायोलॉजी ज़्यादा आप सबको इंटरेस्टिंग लगती है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। सबको सबको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो कल के सेशन में मिलते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल मिलते हैं।